गजा में पिछले 1.5 साल से इजराइल ने 50,000 से भी ज्यादा लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और औरतें सब शामिल है। लेकिन इजराइल आखिर फलस्तीन के इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों के होली किताब तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में वो एक रात आराम करने के लिए एक पत्थर पर सर रखकर सो गए, जहां उन्होंने एक ख्वाब देखा। और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर सर रखकर वो सो रहे हैं, वहां पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर, सीढ़ियां हैं जिस पर बहुत सारे फरिश्ते ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए इस इलाके से इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ उसे हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इजराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इजराइल के पास और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी 2 हिस्से में डिवाइड है, वेस्ट बैंक और गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के इन 2 इलाकों की आपस में कोई जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है। एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की आवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब इन 2 इलाकों में एक नहीं बल्कि 2 गवर्नमेंट है। वेस्ट बैंक में BLO, जिसको काफी सेक्युलर गवर्नेंस समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू तो पिछले 75 सालों से चलता आ रहा है और पिछले 75 सालों से मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी कि जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिले, इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करनी है। लेकिन आज से कुछ साल पहले US के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम कंट्रीज में इजराइल को एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिसे अब्राहमिक अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। अब्राहमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरब ममालिक ने अपने पब्लिक के खिलाफ जाकर इजराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले UAE, बहरीन, मोरक्को, ओमान, इन सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया। और जो भी कंट्रीज इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते, अमेरिका ने उन्हें एक स्पेशल ऐड भी दिया। मतलब सूडान ने इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन भी दिया और उन्हें टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज के लिस्ट से भी हटा दिया। और मोरक्को के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को के डिस्प्यूटेड इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट कर ले। और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरब मुल्क सऊदी अरेबिया भी इजराइल को एक्सेप्ट करने ही वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी के लिए इजराइल से ज्यादा ईरान से खतरा है। और यह भी पॉसिबल था, अगर सऊदी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता तो उसके बाद बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज भी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते। इसके अलावा पिछले कई डेकेड्स इजराइल मुसलमानों के इलाके में बड़ी चालाकी से सेटलमेंट बनाते थे। मतलब बहुत ही चालाकी से यहूदियों को मुसलमानों के इलाके में सेटल करा रहा था, ताकि फलस्तीन में यहूदी ज्यादा और मुसलमान कम हो जाए, जिसे यूनाइटेड नेशन और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार इलीगल करार दे रही थी। लेकिन इस छोटे से इजराइल को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सका। इन सारे चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इजराइल पिछले 75 साल की ये जंग जीत जाए। तो आखिर आज से ठीक 1.5 साल पहले 7 अक्टूबर को गजा को कंट्रोल करने वाले हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया और उनके फाइटर्स इजराइल में दाखिल हुए और वहां इन्होंने 1130 लोगों को कत्ल किया और गजा से बाहर ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया, जो इजराइल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है। और 150 यहूदियों को पकड़कर वापस गजा हॉस्टेजेस बनाकर ले आए। इसके बाद पूरी दुनिया ने ये न्यूज फैल रही कि हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया है और कहा कि उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे और औरतें को भी कत्ल किया है। और इससे कुछ अरसे बाद हमास के लीडर ने एक्सेप्ट भी किया कि उनके फाइटर्स से इस हमले में कुछ गलतियां हुई है। अब हमास के इस अटैक के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देख रही थी कि अब उनका रेस्पॉन्स क्या होगा। इसके बाद इजराइल के वजीर आजम
बेंजामिन नेतान्याहू टीवी पर आकर ऐलान किया कि अब इजराइल गजा से ऐसा बदला लेगा जो इसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इजराइल सारी सप्लाई मतलब खाना पानी बिजली सब बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वो सारा इलाका वापस ले लिया जो इससे पहले हमास ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से है और इनके सोल्जर्स को हुक्म दिया कि इनके साथ जो भी करना है करो। और ये सब करने के लिए इजराइल के पास अमेरिका का फुल फ्लेज सपोर्ट हासिल था और अब अरब कंट्रीज के खामोशी से भी ऐसा लग रहा था कि वो फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ है। और इसके साथ इजराइल ने गजा पे एयर स्ट्राइक करना शुरू किया जिससे गजा में हजारों लोग शहीद हुए और उसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल की आर्मी IDF गजा के अंदर दाखिल हुए और फलस्तीनियों को मारना शुरू किया। इजरायली आर्मी को फाइटर जेट, टैंक्स और मिलिट्री पर्सनल की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी में से एक समझा जाता है और कहा जाता है कि इजराइल के पास 80 एटम बॉम्ब्स भी मौजूद है। इसके अलावा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे बेस्ट स्पाई एजेंसी समझा जाता है। विद 7,000 एजेस ये दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी में एक है। अब सवाल ये है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतनी है स्ट्रॉन्ग है तो इनको हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग का कैसे पता नहीं चला। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है हमास इजराइल के साथ मिला हुआ है और ये सब एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि हमास का क्या ख्याल है कि अगर वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला करें तो इसके बाद इजराइल का रिस्पांस क्या होगा। जो भी हो आखिर इजराइल की फौज गजा के अंदर दाखिल हुई। गजा में 3 मेन सिटीज है, गजा सिटी, खान यूनुस और राफा। तो सबसे पहले इजराइल ने इन तीनों सिटी का आपस में कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की और फिर पूरी दुनिया के सामने फलस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू किया जिसमें उन्होंने अब तक 50,000 से भी ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और अभी भी ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स ने आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल्स को भी टारगेट करना शुरू किया। इस सब के दौरान बार बार UN सिक्योरिटी काउंसिल्स के मीटिंग्स में इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठती रही, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री इसके खिलाफ आवाज उठाए अमेरिका उसे दो करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इजराइल को उसके दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया जैसे US और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने, लेकिन फलस्तीन के लिए सपोर्ट जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती थी। फिर बाकी मुस्लिम वर्ल्ड एक भी कंट्रीज ने फलस्तीन के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवन वो अरब ममालिक जो इससे कई साल पहले इजराइल के खिलाफ जंग भी लड़ चुके हैं और हर जंग में बहुत बेशर्मी से हारे, इन्होंने भी इस बार कोई एक्शन नहीं लिया। मीनवाइल जब सारे अरब कंट्रीज फलस्तीन के इस मसले को इग्नोर कर रहे थे उसी टाइम दुनिया के सारे मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ खुद ही एक्शन लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अब तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें से सिर्फ 14% ही इजराइल के हक में है और दुनिया के बाकी 86% प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हक में हुए हैं। मुस्लिम दुनिया के अवाम ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि और एक्शन भी लिया है। मुसलमानों ने इजराइल के कंपनीज या इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बॉयकॉट करने की कोशिश की जिनमें टॉप कंपनी कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेसल एक्सेट्रा। अब दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज है और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बॉयकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इन बॉयकॉट से पहले तो इन कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इनके शेयर प्राइसेस थोड़ा नीचे जाने लगे। बट सिर्फ थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बॉयकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 रीजंस हो सकते हैं कि दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात यह है कि इनके बॉयकॉट करने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मुसलमानों ने सही तरीके से इन कंपनीज का बॉयकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और वो है ईरान, पर्शिया, जिसकी वजह से इजराइल ने दामिश्क में ईरान के कॉन्स्टिट्यूट पर हमला कर दिया जिसका फिर ईरान ने फुल रेस्पॉन्स दिया। लेकिन इजराइल जब इतनी आसानी से ये जंग जीत ही रहा था तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी 2 ऑप्शंस है। इजराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि वो ईरान को भी इस जंग में लेकर आए जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करें। और दूसरा ऑप्शन ये है इजराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स है और इजराइल अपनी ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हीं से करता है।
इन 3 पोर्ट्स में से एक इजराइल के इस इलाके में है और एशिया से इजराइल के इसी पोर्ट से होती है। इजराइल की फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही येमेन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दिया। मतलब इजराइल की ट्रेड शिप एशिया से ट्रेड करने के लिए पहले तो सिर्फ इतना टाइम लेती थी, लेकिन उन्हें अब पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इजराइल पहुंचना होगा। तो इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान की मदद से लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल को हर टाइम अलर्ट में रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इजराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इजराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान, ईरान, ईरान। लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इजराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सब्सक्राइब।